अच्छा, आज हमने अपने कोर्स का एक नया टॉपिक या एक मॉड्यूल नया शुरू करना है, जिसकी वजह से हमने जितनी आज तक मेहनत की है वो उसकी जो मेन रीज़न थी वो हम ये सीखना चाहते थे, जिस पे आज हम आ गए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी मैं हिस्ट्री में आपको लेके जाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ताकि आपको समझ आए कि ये क्यों ज़रूरी है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम इस पर ग्रिप बना लें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो सकती हैं। अच्छा, अभी तक हम जितनी भी डेवलपमेंट करते आए हैं ना, उसमें हमने जो टूल सीखे हैं, 3 टूल मेजर हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। उसकी मदद से हम वेबसाइट्स बना रहे थे, यानी हम HTML, CSS से डिज़ाइन बनाते थे। फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने उसमें इंटरेक्शन बनाना सीखी, जैसे बटन पे क्लिक करना, डोम की थोड़ी मैनिपुलेशन करना वगैरह हमने सीखा था। अच्छा, उसी से मिलता जुलता काम हमने लास्ट टाइम जो है वो टाइपस्क्रिप्ट में भी किया है, लेकिन वो जितने भी टूल सीखे हैं वो उसकी मदद से हम डोम को मैनेज करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम सिलेक्टर का इस्तेमाल करते थे। तो अगर हम बैकग्राउंड में जाएं वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो वो कुछ इन्हीं टूल की मदद से हम वेबसाइट्स बनाते थे। यानी जब HTML का आगाज़ हुआ, उसके बाद HTML5 आया और बहुत सारी जावास की बहुत सारे टूल्स आए, तो पुरानी वेबसाइट हम कैसे बनाते थे कि हम HTML, CSS के अंदर डिज़ाइन बनाते थे और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम उसके अंदर इंटरेक्शन ऐड करते थे। यानी जिस भी बटन पे क्लिक होता था उस इवेंट को रीड करना, उसके अगेंस्ट जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करना, और उसके अंदर हम मैनिपुलेशन डोम की करते थे। लेकिन ऐसा हम क्यों करते थे? क्योंकि हमें वेबसाइट के अंदर इंटरेक्शन ऐड करनी है, हमें कोई बटन क्लिक होने पे कोई एक्शन लेना है, इस वजह से हम उसके सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही है ना, अगर हम लेट्स सपोज दोबारा आज जावास्क्रिप्ट वाला कोई भी लेक्चर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास HTML है और इस HTML के अंदर एक इनपुट का टैग है रिज़ल्ट। अगर मैं इसमें कुछ भी शो कराना चाहता हूँ रन टाइम के ऊपर, तो वो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट ऑर्डर गेट एलिमेंट बाय ID। यानी अगर मैंने उस H1 को एक्सेस करना है, क्यूरी सिलेक्टर या गेट एलिमेंट बाय ID H1, उसकी मदद से फिर मैं उसकी इनर HTML चेंज कर सकता हूँ एंड सो ऑन। बहुत सारे काम उसके ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ये हमने करना भी सीखा था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें ये सिलेक्टर यूज़ क्यों करने पड़ते हैं? वो इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ भी मुझे ब्राउज़र में नज़र आता है वो HTML की मदद से नज़र आता है। सही है ना? जो कुछ भी मुझे ब्राउज़र में नज़र आता है वो किसकी वजह से नज़र आता है? HTML की मदद से नज़र आता है। और उसमें जितना भी डिज़ाइन है वो किसकी मदद से नज़र आता है? CSS की मदद से नज़र आता है। लेकिन HTML, CSS के अंदर ये पावर नहीं है कि जिसकी मदद से मैं उसमें इंटरेक्शन पैदा कर सकूँ। जैसे बटन पे क्लिक होना, जैसे रन टाइम पे कोई भी एक्शन होना और उस पर कोई कंडीशन लग के उसका कलर चेंज हो जाना। समझ आ रही है? कोई भी नया एलिमेंट रन टाइम पे, कोई भी नया टैग HTML में इंसर्ट हो जाना, किसी भी पुराने टैग को रिमूव कर देना, ये वाली इंटरेक्शन HTML और CSS की मदद से अचीवेबल नहीं है। इसके लिए फिर हमने क्या पढ़ा? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कहती है कि मैं किसी भी टैग को रीड कर सकती हूँ, किसी भी पूरे डोम को रीड कर सकती हूँ। डोम की मदद से मैं कोई भी टैग क्रिएट कर सकती हूँ, किसी भी टैग को रिमूव कर सकती हूँ, कुछ भी काम यानी किया जा सकता है थ्रू डोम। लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि उस डोम की मैनेजमेंट की वजह से, यानी उस डोम के अंदर जो मैंने मैनिपुलेशंस करनी है, वो मैनिपुलेशन की वजह से मुझे सिलेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लाइक मैं चाहता हूँ कि H1 में कोई टेक्स्ट है और वो स्पेसिफिक कंडीशन के बाद वो टेक्स्ट ये हो जाए, उसका कलर रेड है वो ग्रीन हो जाए। समझ रहे हो? इस बटन पे क्लिक हो तो ये काम हो जाए।
तो वो इंटरेक्शन ऐड करने के लिए मुझे जो है वो डोम की मैनिपुलेशन करनी पड़ती है और मुझे सिलेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी सिलेक्टर है, बाय क्लास नेम भी सिलेक्टर है, बाय टैग नेम भी सिलेक्टर है और क्यूरी सिलेक्टर भी है। ऐसे ही समझ आ गई? इतनी समझ आ रही है ना कि हमें सिलेक्टर का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है कि हमारी जितनी भी यूआई है वो HTML से चलती है और HTML का कोड हम जावास्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते हैं। क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि HTML का कोड है, इसको मैं कट करूं यहाँ से और इसको आगे मैं जावास्क्रिप्ट में पेस्ट कर दूं? ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट का कोड चलता है और अगर यही कोड मैं उठा के HTML में डाल दूं तो वो भी वहाँ पे भी नहीं चलेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट में चलता है, HTML का कोड HTML में चलता है और CSS का कोड CSS में चलता है। तीनों जगह तीनों डिफरेंट कोड जो हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। समझ आ रही है ना? अब तीन जगह तीन डिफरेंट कोड तो चल रहे हैं, लेकिन उससे मैं अपना काम जो अचीव करना चाह रहा हूं उसके अंदर मुझे उसमें डिफ़िकल्टी ज़्यादा है। डिफ़िकल्टी क्या है कि मुझे डोम को मैनेज करना पड़ता है, और डोम क्या है कि मुझे उसके अंदर आप ये समझें कि जो मैनिपुलेशन कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे गेट एलिमेंट बाय आईडी लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे क्यूरी सिलेक्टर बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम मैनेज करना पड़ते हैं, और जो कि टैग को सिलेक्ट करना और उनको अपडेट करना के प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अच्छा, छोटी एप्लीकेशन में तो हमें इसका इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन अगर बहुत कोई कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हमें बनाना है, अज्यूम करो फोटोशॉप बनानी है, तो फोटोशॉप कितना कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, उसका जब हमें कोड करना पड़ेगा तो कितना लाइन होगा, बहुत ज़्यादा लाइनों का कोड होगा। तो अब ऐसा कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए हम प्लेन क्यूरी सिलेक्टर की मदद से सारा काम अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने सिलेक्टर हो जाएंगे कि हमें खुद समझ नहीं आएगी कि कौन सा सिलेक्टर किस टैग को करेक्ट कर रहा है या किसको अपडेट कर रहा है। इस प्रॉब्लम का सलूशन पुराने दौर में निकला था और वो एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको हम बोलते थे जेक्यूरी। क्या बोलते थे? जेक्यूरी। जेक्यूरी ने क्या बोला था कि ये जो टैग की सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, यानी क्यूरी सिलेक्टर, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इन चीज़ों, इन प्रोसेस को मैं आसान कर दूंगा। यानी इसने बैकग्राउंड में खुद क्यूरी सिलेक्टर और खुद डॉक्यूमेंट बाय एलिमेंट बाय आईडी और इन चीज़ों को यूज़ किया, लेकिन हमारे लिए टैग को सिलेक्ट करना और उसकी वैल्यू को चेंज करने के प्रोसेस को क्या कर दिया? आसान कर दिया। अच्छा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, जैसे बटन के ऊपर एक क्लास कंटिन्यू की अप्लाई है, उसको मैं टारगेट करके उस टेक्स्ट को मैं क्या सेट कर रहा हूं? नेक्स्ट स्टेप। यानी पहले वो कुछ और सेट था, अब वो क्या सिलेक्ट हो गया है? यानी एक बटन है जिसपे क्लास कंटिन्यू की है, उसके टेक्स्ट को चेंज करके मैंने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप। तो ये एक लाइन है। अगर यही काम मुझे जावास्क्रिप्ट से करना पड़े तो कैसे करता मैं? पहले गेट बाय एलिमेंट बाय आईडी से बटन लेके आता, फिर उसका डॉट इनर HTML करके टेक्स्ट चेंज करता। तो यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर उसका HTML क्या हो गया? चेंज हो गया। और भी बहुत सारे, जरूरी नहीं कि ये एक फीचर है, और भी बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिनको जेक्यूरी ने आसान कर दिया था। अच्छा, तो जेक्यूरी ने क्या काम किया?
इसने जावा, जिस तरह हमने CSS पढ़ी थी फिर बूटस्ट्रैप पढ़ा, तो बूटस्ट्रैप ने क्या काम किया था, उसने बहुत सारी CSS लिख दी ताकि हमें बार बार वो CSS ना लिखनी पड़े, काम आसान कर दिया। लेकिन बैकग्राउंड में क्या लिखी हुई थी, उसने CSS ही लिखी हुई थी। जावास्क्रिप्ट के काम को आसान कर लेने के लिए समझो जावास्क्रिप्ट का जो बूटस्ट्रैप है वो jQuery थी। अगर वही काम जो जावास्क्रिप्ट से करने हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं एज कम्पेयर टू अगर वही काम हम jQuery से अचीव करना चाहें। तो समझो इसने ये जो किसी भी टैग को सिलेक्ट करना है ना, उसमें सिर्फ मुझे ऐसा लिखना, जैसे अभी मैंने H1 को सिलेक्ट किया है तो मैंने ये वाला सिंटैक्स लिखा है। अगर मैंने jQuery से करना हो तो मैंने बस लिखना था ID का नाम, जो भी ID है उसका नाम, सिलेक्शन हो गई, और आगे जो भी आपने काम करना है वो आगे आप आगे सेट कर सकते हैं। तो काम आसान हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है फॉर्मेट। तो ये jQuery ने अचीव किया। लेकिन स्टिल जो है ना, ये सॉल्यूशन जब कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बने तो उनमें लोगों ने देखा कि इससे काम करना काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्या था, डिफ़िकल्ट था, काफ़ी ज़्यादा क्या था, डिफ़िकल्ट था। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है कि HTML के टैग सेपरेट पड़े हैं HTML की फ़ाइल में, जावास्क्रिप्ट पड़ी है जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में, CSS पड़ी है। अब जावास्क्रिप्ट ने चलना है HTML के साथ, तो उनके टैग को सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसको हम क्यूरी सिलेक्टर यूज़ करते हैं या हम jQuery यूज़ करें। लेकिन स्टिल ये प्रोसेस सारा क्या हो जाता है, कम्प्लेक्स हो जाता है। जब बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें मुश्किलात पैदा हो रही थी लोगों को। एक तो ये प्रॉब्लम है जो लोगों को चैलेंज फेस करना पड़ रहा था। एक और चैलेंज था कि जो पुरानी वेबसाइट थी उनके अंदर जो लोड टाइम था ना, लाइक अगर आप एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं तो आपको वाइट स्क्रीन बीच में देखने को मिलती थी, आपका पेज सारा रीलोड होता था। तो ये दूसरा प्रॉब्लम था। यानी एक प्रॉब्लम तो ये था कि जावास्क्रिप्ट अप्लाई करनी है तो वो क्यूरी सेलेक्टर लगा के, डॉक्यूमेंट का अटैचमेंट बाय आईडी लगा के या jQuery लगा के वो हमें करना पड़ रहा था। दूसरा प्रॉब्लम हमने क्या डिस्कस किया कि एक पेज से जब हम दूसरे पेज में जाते हैं तो पूरे का पूरा पेज क्या होता है, रीलोड होता है। तो अगर हम इवन W3 स्कूल की वेबसाइट पे भी जाएं और इंटरनेट को इधर थोड़ा सा हम स्लो करें, थ्री जी पे, तो अब मैं देखिए यहाँ पे देखिएगा, जब मैं जैसे जाता हूँ तो वाइट स्क्रीन आती है बीच में। PHP पे जाऊँगा, एक तो ये पेज रिफ्रेश हो रहा है, दूसरा बीच में क्या आ रही है, वाइट स्क्रीन आ रही है। ये भी एक प्रॉब्लम थी। अब ये प्रॉब्लम ऐसा क्यों है, ये प्रॉब्लम ये थी कि पहले जो हम वेबसाइट बनाते थे उसमें हर पेज जो है, जितने भी पेजेस हैं, हर पेज सेपरेटली बार बार लोड होता है। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया। तो बीच में वाइट स्क्रीन आ जाती है, कभी उस पेज पे जाता हूँ, जिस भी पेज पे जा रहा हूँ तो पेज क्या हो रहा है, बार बार रीलोड हो रहा है। तो ये भी एक, इस वजह से पुरानी जो वेबसाइट हैं वो थोड़ा सा स्लो फील होती थी, उनके अंदर वो फील नहीं आती थी जो PHP से बनती थी या पुराने स्टाइल से जो वेबसाइट बनती थी, तो उसके अंदर वो फील नहीं आती थी, उसकी परफॉर्मेंस उतनी अप टू दी मार्क नहीं थी जो यूज़र को चाहिए होती है। यानी जो आजकल की स्टैंडर्ड मॉडर्न ऐप्स हैं वैसा स्टाइल नहीं होता था जो पुरानी वेबसाइट थी। मतलब क्या था, वो एक पेज से दूसरे पेज में जाते हुए वेबसाइट क्या हो जाती थी, रीलोड हो जाती थी। सही है। अच्छा, अब ये दो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तीसरा एक प्रॉब्लम ये है कि ये जब हम डोम की इनर HTML सेट करते हैं ना, जैसे h1 डॉट इनर HTML, उसके आगे हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ये HTML जब सेट करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पूरे का पूरा डोम है वो दोबारा से डिस्प्ले होता है, री रेंडर होता है।
इसको हम बोलते हैं रेंडर, वर्ड रेंडर। आपने अक्सर सुना होगा वीडियो में हम वर्ड रेंडर बोलते हैं, यानी जब वीडियो चल रही होती है हम उसको कहते हैं वीडियो रेंडर हो रही है। रेंडर का क्या मतलब है कि वीडियो प्ले हो रही है, समझो, मतलब शो हो रही है। अब जब मैंने कोई HTML का पेज बनाया है तो पेज रेंडर हो रहा है, मतलब डिस्प्ले हो रहा है मेरे सामने। अगर मैं उसकी डोम को मैनिपुलेट करूंगा तो मेरा पेज री रेंडर होगा। क्या होगा? री रेंडर। री रेंडर का मतलब दोबारा से रीलोड होगा और पूरे का पूरा डोम रीलोड होगा। लाइक अगर एक पेज में 1000 टैग हैं, मैंने एक टैग को चेंज करूंगा, 1000 टैग दोबारा से क्या होंगे? री रेंडर होंगे, दोबारा से डिस्प्ले होंगे। चेंज मैंने एक किया है 999, वैसे ही री रेंडर हो गए, तो उससे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा या नहीं? आएगा डेफिनेटली। अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। सही। अब कितने प्रॉब्लम मैंने बता दिए आपको? 3 प्रॉब्लम बता दिए। एक डोम जो है वो पूरा फिजिकल डोम चेंज होता है। दूसरा जो है वो सिलेक्ट करना टैग को हमारे लिए बड़ा चैलेंज बन रहा था। तीसरा जो है वो वेबसाइट एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो वाइट स्क्रीन बीच में देखने को मिलती है, स्लो फील होता है। तो 3 मसले जो हैं वो मैंने बताए। चौथा मसला, जब हम मल्टी पेज वेबसाइट बनाते हैं, अभी तक जितना भी कोड हमने करना सीखा है, हर एक पेज के ऊपर अगर जितना भी सेम डिज़ाइन भी है, लाइक एक नैप बार है, वो 2, 3, 4 पेजेस में सेम है, लेकिन तीनों चारों पेजेस में हमें उसको क्या करना पड़ता है? कॉपी पेस्ट। ऐसा है या नहीं? ऐसे करना पड़ता है ना। जब हम एक कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, सर्विसेज, होम पेज बनाएं, जो ऊपर का हेडर है इवन तो वो सेम है, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ता है? कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। यानी कोड की डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। इसका नुकसान क्या होता है कि अगर एक पूरी वेबसाइट बन गई है और नैप बार में कोई बटन चेंज करना है तो वो 5 के 5 पेजेस पे जाके दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। एक जगह नहीं करना, 5 दफ़ा करना। तो कोड की डुप्लीकेशन एक मसला है। तो कितने मसले हो गए टोटल? 4। ऐसे फील हो रहा है जैसे हम बहुत ही गलत चीज़ पढ़ते रहे हैं पहले क्योंकि उसमें तो मसले ही ख़त्म नहीं हो रहे। ऐसे ही है ना? क्योंकि हर मतलब इमेजिन भी हो रहा है कि वो जेन्युइन मसले हैं। तो 4 मसले जो है ना वो हो गए हैं अब तक। सही है कि कोड की डुप्लीकेशन भी एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, इन मसलों के हल के लिए मॉडर्न फ्रेमवर्क बने थे ना। jQuery फ्रेमवर्क था जावास्क्रिप्ट का, लेकिन उससे भी बहुत सारे मसले हल नहीं हुए। उन मसलों को हल करने के लिए मार्केट में नए फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किए गए। सही है। उन फ्रेमवर्क की मदद से उनको बोला गया मॉडर्न ऐप, कि हम मॉडर्न ऐप बनाना चाहते हैं तो हमें मॉडर्न फ्रेमवर्क इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो समझो कि उनमें वो ये 4-5 मसले जो मैंने अभी बताए हैं, इससे भी ज़्यादा हैं खैर मसले, तो ये 4-5 मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हल हो जाते हैं। वो फ्रेमवर्क 3 फ्रेमवर्क मार्केट में लॉन्च हुए आगे पीछे। एक फ्रेमवर्क को बोला गया एंगुलर JS। क्या बोला गया? एंगुलर JS। एक को बोला गया Vue.js। क्या बोला गया? और तीसरे को बोला गया React.js। इन तीनों फ्रेमवर्क ने, ये आपस में कंपटीटर हैं। क्या है? कंपटीटर मतलब ये सेम एक जैसा काम कर रहे होंगे, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये तीनों फ्रेमवर्क ने क्या बोला कि ये जो वेबसाइट में मसले हैं ना, इनका हम हल देंगे। जैसे कौन कौन से? एक मसला वाइट स्क्रीन आने का। तो उन्होंने कहा कि हम ऐप को इतना जल्दी, यानी HTML को इतना जल्दी लोड करेंगे कि एक पेज से दूसरे पेज में जाते हुए आपको वाइट स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी, इतनी फास्ट रेंडर करेंगे। दूसरा मसला री रेंडरिंग का। लाइक अगर
एक पर्टिकुलर टैग चेंज होगा, जो कि करना पड़ेगा, तो उससे पूरे का पूरे 999 टैग आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये काम उन्होंने किया वर्चुअल डोम की वजह से, यानी एक फिजिकल डोम है असल वाला, एक नकली का डोम बनाया और उसमें देखा कि क्या एग्जैक्ट चेंज आ रहा है, तो पहले नकली के डोम में, वर्चुअल डोम में उसको चेंज किया और फिर फिजिकल चेंज से कंपेयर करके एग्जैक्ट वही लाइन चेंज की जो चेंज हुई थी। तो उससे भी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई। फिर तीसरा मसला कौन सा था? कॉपी पेस्ट वाला, कि कोड की डुप्लीकेशन हो रही थी, इससे बचाना था। उन्होंने बड़ी अच्छी एक नई स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस की, डेट इज कॉल्ड कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं उसको? कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग। कि यानी वो कहते हैं कि वेबसाइट को बनाओ कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग को यूज करते हुए। उसका मतलब क्या होगा? छोटे छोटे कंपोनेंट्स का बिल्ड करना, जैसा कि इस पे हम थोड़ी सी अब ज्यादा डिटेल में बहस करेंगे। ये क्या नजर आ रहा है? पार्ट्स मीन कंपोनेंट्स, छोटे छोटे। ऐसा क्यों किया जाता है? मतलब इतने ज्यादा कंपोनेंट्स क्यों बनाए जाते हैं? नहीं, यानी देखो, अगर वो इस पूरी बॉडी को एक ही कंपोनेंट बना सकते हैं, तो ये सारी चीजों का भी तो एक कंपोनेंट नहीं बन सकता? बन सकता है। तो ऐसे इतने मल्टीपल क्यों बनाए? अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम, अगर एक खराब हो जाए तो पूरी गाड़ी खराब हो सकती है। एक कंपोनेंट खराब तो मतलब पूरी गाड़ी खराब। देखो ना, एक गाड़ी की एक प्राइस है, अगर एक ही मोनोलिथिक होगी, यानी एक ही कंपोनेंट होगी पूरी की पूरी कार, तो उससे क्या होगा? एक चीज खराब तो पूरी कार खराब। अगर कंपोनेंट होगा तो छोटा कंपोनेंट दोबारा चेंज करेंगे तो कार सही हो जाएगी। तो कंपोनेंट बनाने का फिर मेजर फायदा क्या हुआ? मेंटेनेंस, कि उसको मेंटेन रखना जो है, उससे कंपोनेंट बनाने से क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। और क्या फायदा नुकसान हो सकता है? चेंज करना मतलब ठीक करना और चेंज करना, दो बड़े फीचर हैं। कि अगर नहीं सही दिल को एक टायर यूज किए, नहीं दिल को लगे, तो पूरी गाड़ी को वापस करने के बजाय सिर्फ टायर को चेंज कर लेना भी हमारे पास ऑप्शन है होगा। और रीयूजेबिलिटी, कि एक दफा बनाया सेम चीज को बनाने के लिए दोबारा इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। सेम कंपोनेंट को बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे एक टायर बनाया, उसी की डुप्लीकेशन बना ली और उस सेम चीज को, सेम कंपोनेंट को बार बार इस्तेमाल कर लिया। तो रीयूजेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फीचर होता है कंपोनेंट के अंदर। और तो इसलिए वेबसाइट को एक पेज बनाने के बजाय अगर हम इस तरह से छोटे छोटे कंपोनेंट बनाएं, तो हमें क्या फायदा होगा? जो गाड़ी में फायदा हो रहा है सेम। सबसे पहले रीयूजेबिलिटी, कि हम अगर एक हेडर का कंपोनेंट बना लेंगे, वही हर जगह क्या हो सकता है? रीयूज हो सकता है। यानी एक बटन का कंपोनेंट बना लेंगे, बटन को दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। सेम बटन का कंपोनेंट हम हर जगह यूज कर सकते हैं, टायर की तरह। फिर अगर कुछ एक गलत होगी, एक चीज अच्छी नहीं लग रही, तो उसकी वजह से पूरे का पूरा कोड खराब नहीं हो गया, सिर्फ उस कंपोनेंट के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, एक कंपोनेंट को चेंज करना पड़ेगा। और अगर किसी एक कंपोनेंट में खराबी आ रही है, तो सारे के सारे कंपोनेंट देखने की जरूरत नहीं है, किसी एक कंपोनेंट को देख के उसको फिक्स किया जा सकता है। तो ये सारे फायदे हैं कंपोनेंट्स बनाने के। तो इन नए मॉडर्न फ्रेमवर्क जिसमें एंगुलर व्यू, रिएक्ट जेएस था, उन्होंने बोला कि हम
वेब एप्लीकेशन बनाएंगे और बनाने के लिए हम कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब ये है कि हम छोटे छोटे वेबसाइट में क्या बनाएंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे। हम वेबसाइट को एक ही दम बड़ा सारा नहीं बनाएंगे, हम वेबसाइट को छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करके उसको फिर बिल्ड करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये तो 3 मसले हल कर दिए इन फ्रेमवर्क ने। चौथा मसला क्या था? हैं? वो तो कर लिए ना। टैग सिलेक्ट करने, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला मसला क्या था कि टैग सिलेक्ट करने पड़ रहे थे। जेक्यूरी यूज कर लें या जावास्क्रिप्ट, सिलेक्शन तो फिर भी करनी पड़ रही है। इन्होंने क्या बोला कि हम आपको अलाउ करेंगे, यानी ये बोलते हैं हम डेवलपर को अलाउ करेंगे, डेवलपर एक ही फाइल के अंदर, यानी हम सिलेक्टर क्यों इस्तेमाल करते थे, क्योंकि HTML में, जावास्क्रिप्ट में, इन्होंने बोला कि अगर हम HTML को जावास्क्रिप्ट में लिखना अलाउ कर दें तो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत है, वो तो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, तो अब मजीद सिलेक्शन अप्लाई करने की जरूरत है नहीं, राइट अवे टैग में चेंजेस किए जा सकते हैं। इन्होंने बोला हम आपको अलाउ करते हैं, यानी डेवलपर्स को अलाउ करते हैं कि वो कोड HTML का कोड जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, जिससे ये सिलेक्टर वाली प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML कैसे लिख सकते हैं, ये तो बहुत प्रॉब्लम है। देखो ना, जावास्क्रिप्ट में HTML तो HTML की एक्सटेंशन में चलती है ना, जावास्क्रिप्ट में थोड़ी चलेगी। बात भी ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, अगर हम चला भी देंगे ब्राउज़र उसको चलाएगा नहीं, क्योंकि ब्राउज़र समझता है जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट होगी, CSS में CSS होगी, HTML में HTML होगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक ही फाइल में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब कुछ जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं आप, या टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो सब कुछ टाइपस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। तो फिर अब प्रॉब्लम है या नहीं? प्रॉब्लम है ना। एक ही फाइल में लिख देंगे तो ब्राउज़र पे शो कैसे होगी, तो ब्राउज़र तो उसको रीड नहीं करेगा। इसका भी सलूशन उन्होंने बनाया। उन्होंने बोला कि आप एक ही फाइल में लिखेंगे, लेकिन ब्राउज़र में शो होने से पहले हम इसको अलग-अलग फाइलों में डिवाइड कर देंगे, यानी आप तीनों लैंग्वेजेस को सेम चीज़, तीनों चीज़ों को एक ही जगह पे लिखेंगे, लेकिन जब हम ब्राउज़र पे दिखाने लगेंगे कोड को तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके दिखाएंगे। यानी आपकी वेब जो है वो बिल्ड बनेगा, फिर वो पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का बिल्ड बनेगा, फिर वो डिस्प्ले होगा। हाँ, जैसे टाइपस्क्रिप्ट में कोड करते हैं तो फिर वो पहले कंपाइल होता है और फिर जावास्क्रिप्ट बनती है, फिर ब्राउज़र में चलती है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट डायरेक्टली ब्राउज़र में सपोर्टेड नहीं है। इसी तरह रिएक्ट जो है या एंगुलर या व्यू डायरेक्टली ब्राउज़र में सपोर्टेड, तो पहले उनका क्या बनेगा, बिल्ड बनेगा। बिल्ड क्या होता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को अलग अलग करना और फिर वो बिल्ड ब्राउज़र के अंदर चलता है। बात समझ आई या नहीं? यहाँ पे आए फिर थर्ड पार्टी कंपाइलर, जिसको हम बोलते हैं वेब पैक या दूसरा बेबल। यहां पे देखो ये क्या लिख रहा है, इन सारी फाइलों को कन्वर्ट को कर देता है बंडल किसके अंदर, .js, .css, .jpg और .png। यानी आपने एक ही फाइल, मोनोलिथिक फाइल, देखो इसमें उसने सारा कुछ मिक्स किया हो, आपने दी, मैंने उसको क्या कर दिया, सेपरेट। समझो ये कंपाइलर है रिएक्ट का, जो उसको कंपाइल करके सेपरेट फाइल क्या करता है, बना देता है। और बेबल अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को रन होने में
जो मॉडर्न नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट है उसमें उसको रन होने में हेल्प करता है। तो मेन समझो काम ये वेब पैक है जो क्या करता है, हर चीज़ मॉडलर चीज़ को स्टैटिक एसेट के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, सेपरेट कर देता है फाइल्स को। सही है, वो भी कर देगा सर। बात समझ आई या नहीं आई? आ गई? तो ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन क्या था, ये मॉडर्न फ्रेमवर्क जिसमें रिएक्ट, एंगुलर और व्यू 3 जो मेजर फ्रेमवर्क हैं वो थे। अब ये तीनों कंपटीटर हैं। अब तीनों अच्छे तो हैं, अच्छे क्यों हैं? मसले हल कर रहे हैं और डेवलपमेंट को आसान कर रहे हैं, डेवलपर की हेल्प कर रहे हैं, कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टेट मैनेजमेंट को आसान कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन अब इन तीनों में से किसको चूज करें? चैलेंज ये है। तीन है, तीनों तो नहीं कर रहे हैं ना, एक ही करना है। अब तीनों में कौन चूज करने हैं? अगर हम 2015 में होते तो हमें डिफिकल्टी होती। अब चूंकि हम 2025 में हैं, एक दो टीमों के दरमियान मैच होना है फाइनल। कौन मैच जीतेगा? फॉर एग्जाम्पल कौन मैच जीतेगा उसका फैसला मैच होने से पहले करना मुश्किल है या मैच होने के बाद करना मुश्किल है? मैच होने से पहले करना मुश्किल है। मैच हो जाए फिर क्या होता है? फिर तो रिजल्ट आ जाता है ना, फिर पता होता है कौन जीता है। तब 2025 में इनका रिजल्ट आ गया, इनका मैच पड़ा आपस में और उसका क्या हो गया? रिजल्ट आ गया। और उसका रिजल्ट ये है कि रिएक्ट जेएस इज द विनर, वो विनर डिक्लेयर हो गए। क्या बात समझ आई आप कि इन तीनों का मैच पड़ा, मैच पड़ गए। अब चूंकि हम 2025 में हैं तो अब रिएक्ट जीत गया है। तो जब एक बंदा जीत जाए तो अब फिर बाकियों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हम 2015 में होते, 16 में होते, 17 में होते, 18 में होते, तब इनके मैच की इनिंग्स चल रही थी। अब इनिंग में कभी कोई छक्के लगा रहा था, कभी कोई छक्के लगा रहा था। तो अब उसके अंदर फैसला करना थोड़ा मुश्किल था। कुछ लोग एंगुलर यूज़ करते थे, कुछ व्यू यूज़ करते थे, कुछ रिएक्ट यूज़ कर रहे थे। जब हमने ये कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया था उस वक्त हम भी एंगुलर यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त कन्फ्यूजन ज़्यादा थी, मैच हो रहा था अभी, या मैच अभी स्टार्ट होना था, तो फैसला करना मुश्किल था। तो अब मैच हो गया है, तो अब 2025 है, मैच हो गया। अब हमें पता है कि रिएक्ट क्या है, विनर है। अब सब कुछ हो रहा है रिएक्ट में, पूरी दुनिया में रिएक्ट ही विनर डिक्लेयर्ड है। अब कोई भी काम आ रहा है, हो रहा है, वो रिएक्ट में हो रहा है। नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो रिएक्ट में बन रहे हैं। सिर्फ वो प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी बन चुके हैं उन्हीं की मेंटेनेंस चल रही है व्यू और एंगुलर में, और बहुत सारे क्लाइंट उसको शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड दी रिएक्ट। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये विनर क्या हो गया है, डिक्लेयर हो गया। अच्छा, अब इसको किसने डिक्लेयर किया विनर? डेवलपर्स ने, डिमांड ने। इस देखो लैंग्वेज कौन सी किसने यूज करनी है, इस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना किसी को। आज भी लोग एंगुलर में नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसको विनर डिक्लेयर करने वाली डिमांड है। यानी सिर्फ और सिर्फ वेब में अब कोई भी वेब एप्लीकेशन बन रही है तो उसमें एक ही डिमांड है, दैट इज कॉल्ड रिएक्ट जेएस 2025 के अंदर। तो इसलिए हम बाकियों की डिस्कशन हमने, इसलिए मैंने ये डिक्लेरेशन मैंने दी है कि ये विन हो गया, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कहीं पे लिखा हुआ है कि ये विन हो गया। लेकिन चूंकि मार्केट में ट्रेंड और ज़रूरत और चीज़ें और इसके फीचर बाकियों को किसी भी तरह बाकी चीज़ें इसके मुकाबले में नहीं है, इसने सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं, तो इसलिए ये विन हो गया। सही है, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन? अब चूंकि ये विन हो गया है, अब फिर लोगों ने कहा कि इसी के अंदर मसले निकालने चाहिए। अब देखो ना, अब एक टीम विन हो जाए तो उसी के अंदर के मसले डिस्कस करने हैं, समझ रहे हो? उसमें ही कोई मजीद इंप्रूवमेंट करनी है, ना कि हम
जो टीम फेल होगी उसमें जाके कुछ और चीज़ें करें। अब आज के दौर में रिएक्ट जेएस समझो रिएक्ट जेएस बेस विन हुआ हुआ है। अब इसके ऊपर लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और नए फ्रेमवर्क बना रहे हैं और उनके बेस पे क्या है, रिएक्ट है, जिसमें नेक्स्ट जेएस है, जिसमें गेस्ट भी है, जिसमें नेक्स्ट जेएस है, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जो रिएक्ट की बेस के ऊपर आगे बन रहे हैं। नेक्स्ट जेएस लाइब्रेरी है, लेकिन वो लाइब्रेरी है रिएक्ट फ्रेमवर्क की, समझ रहे हैं, यानी उसकी बेस जो है ना वो रिएक्ट है। तो नेक्स्ट जेएस में रिएक्ट जेएस चलती है, बात समझे। तो मुकाबला कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ कि लोगों ने रिएक्ट में ही नई लाइब्रेरी फ्रेमवर्क बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि ये विन हो गया। अब लोगों को पता है कि यही है, इसी को मजीद हमने क्या करना है, अच्छा करना। तो इसके अंदर भी अब तीन इंपॉर्टेंट इसके भी मॉड्यूल थे, या इसके भी 3 फ्रेमवर्क लाइब्रेरी थी या फ्रेमवर्क आप क्या लो, जिसमें गैट्सबी है, नेक्स्ट जेएस है, नेक्स्ट जेएस है, वो इंट्रोड्यूस हुए। लेकिन उनका भी फैसला आ गया और नेक्स्ट जेएस जो है वो विनर है। तो टेक्निकली 2025 के अंदर अगर हमने मॉडर्न वेब एप्लीकेशन बनानी है तो नेक्स्ट जेएस इज दी एक्चुअली नेक्स्ट जेएस इज दी रिएक्ट जेएस ना, क्योंकि वो रिएक्ट की फैमिली का फ्रेमवर्क है। यानी नेक्स्ट और रिएक्ट का आपस में कोई भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वो नेक्स्ट भी क्या है, रिएक्ट है, गेट्सबी भी क्या है, रिएक्ट है। तो रिएक्ट की फैमिली के जितने भी फ्रेमवर्क हैं वो क्या हैं, रिएक्ट हैं। बात समझ आई है नहीं आई। तो इसलिए रिएक्ट जेएस तो बेस चीज़ है ना, तो बेस बनाना हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्यों सीखी थी, बेस बनाने के लिए। अब हमने अगर रिएक्ट के फ्रेमवर्क आगे स्टडी करने हैं तो पहले किसको स्टडी करना पड़ेगा, बेस को, फ्रेमवर्क रिएक्ट को। ये समझ में आ गया तो गेट्सबी भी आ गई, ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट जेएस भी आ गई, ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट जेएस भी आ गई, ये समझ में आ गया तो कोई भी रिएक्ट नेटिव भी आ गई, क्योंकि वो भी बेस करती है रिएक्ट जेएस। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि रिएक्ट जेएस विन क्यों की। कोई टीम विन करती है, उसमें कोई ना कोई प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलता है तो विन करती है ना, कोई क्वालिटीज उसमें होती हैं तो विन होती हैं। तो रिएक्ट ने विन किया क्यों एज कंपेयर टू एंगुलर व्यू, अपने कंपटीटर को कैसे फेल किया। सबसे बड़ा जो इसने बाकियों को compete किया ना, जो टक्कर दी, वो थी रिएक्ट नेटिव का बनाना। इसने अच्छे टाइम में बोला कि कोड वंस यूज एवरीवेयर, कोड वंस यूज एवरीवेयर। ये जो इसने लाइन लिखी है ना कभी, उसकी वजह से इसने बाकियों को compete कर लिया। कैसे, रिएक्ट का कोड की मदद से हम वेबसाइट तो बना ही सकते हैं, क्योंकि वेब बनाने का फ्रेमवर्क है। इसी की मदद से हम एक छोटी सी मजीद टेक्नोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन जेएस। क्या बोलते हैं उसको, इसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए हम बेस्ट वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। और ये सारी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन इसके अंदर बनी है, जिसमें लूम है, फिग्मा है, ड्रॉपबॉक्स है, डिस्कॉर्ड, 1Password, स्काइप, स्लैक, नोशन, VS कोड, कितने बड़े बड़े नाम हैं। ये सारे के सारे जो है किसमें बने हैं, इलेक्ट्रॉन में। और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्ट को सपोर्ट करती है। तो इसका मतलब है कि एक दफ़ा अगर आपने रिएक्ट का कोड लिखा तो वो वेबसाइट बनाने के लिए भी काम आ गया, और वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए भी काम आ गया। जैसे ये मैंने ये डेस्कटॉप, मेरी नीचे एप्लीकेशन है स्लैक वगैरह, ये देखो किस में बनी है, इलेक्ट्रॉन में। और इलेक्ट्रॉन में किसकी मदद से बनी है, रिएक्ट जेएस। तो इस वजह से। दूसरा, इसमें एक और फ्रेमवर्क है, दैट इज कॉल्ड रिएक्ट
ये क्या कह रही है कि एक दफ़ा लर्न करें, कोड करें, वो विंडो में भी चलेगा, वो एंड्रॉयड में भी चलेगा, वो एप्पल में भी चलेगा, वो क्रोम में भी चलेगा, पैरा में भी चलेगा और सफारी में भी चलेगा। और ये रिएक्ट नेटिव का भी बेस जो पेरेंट फ्रेमवर्क है वो रिएक्ट जेएस ही। तो चूंकि रिएक्ट ने अपने आगे इतने प्रॉब्लम को फिक्स किया कि एक ही कोड से आप मोबाइल ऐप भी बना पा रहे हो, आप वेब ऐप भी बना पा रहे हो, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना पा रहे हो, आप वेबसाइट भी बना पा रहे हो, तो इससे अच्छी ऑप्शन नहीं हो सकती। इससे क्या होती है, कॉस्ट रिड्यूस होती है। यानी आप एक ही कोड को रीयूज करके मल्टीपल एप्लीकेशन बनाई जा रहे हो तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इस वजह से इसका जो है ना ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। जो बाकी इसके कंपटीटर थे उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी, उनका कोई मोबाइल का फ्रेमवर्क नहीं है, उनका कोई वेब का फ्रेमवर्क, वेब के अलावा कोई भी फ्रेमवर्क उनका एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर हुई। अच्छा, और भी फीचर हैं, जैसे इसमें वर्चुअल डोम का फीचर है, जैसे कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग को सपोर्ट करती है, इसमें स्टेट मैनेजमेंट है, यानी आप अपना डाटा अपने व्यू से अलग रख सकते हो, वो भी इसमें ऑप्शन है। बहुत सारे इसके फीचर हैं जिसकी वजह से बहुत पॉपुलर हुई। और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू दी मार्क है, यानी इसकी परफॉर्मेंस को बाकी कोई भी रीच नहीं कर पाए। तो इस वजह से रिएक्ट जेएस जो है वो हमारा जो है वो फ्रेमवर्क होगा जिसको हम स्टडी करेंगे, बेस फ्रेमवर्क। अब अभी भी ये बेस है क्योंकि सब कुछ रिएक्ट में अब अचीवेबल 2025 में एटलीस्ट नहीं है। 22-23 में होता तो अचीवेबल था, 25 में नहीं है। क्यों? 25 में लोगों ने इस पे काम कर करके और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी हैं, उनको भी हमने स्टडी करना है, जैसे नेक्स्ट जेएस को स्टडी करना। लेकिन वो सब के सब रिएक्ट पे बेस करते हैं। जैसे अब रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट पे बेस करती है, तो अगर मुझे जावास्क्रिप्ट आती है तो रिएक्ट सीखना आसान है या मुश्किल? आसान है। अब रिएक्ट की बेस पे नेक्स्ट जेएस है, अगर मुझे रिएक्ट जेएस आ जाए तो मुझे नेक्स्ट जेएस सीखना आसान है या मुश्किल है? आसान है, क्योंकि बेस जो है वो रिएक्ट है। तो अगर हम रिएक्ट पे स्टडी कर लें तो हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं क्योंकि रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है, हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, हम जो है वो वेबसाइट भी बना सकते हैं जो कि मल्टीपल ब्राउज़र पे सपोर्टेड है। तो हम अगर एक फ्रेमवर्क स्टडी कर लें तो हम वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर जो हैं वो बन सकते हैं। वेब मोबाइल डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर, जिसको सब कुछ बनाना आता है। सही है? तो आज से जो हमारा फेवरेट फ्रेमवर्क होगा वो क्या होगा? रिएक्ट जेएस। हमने उस पर ग्रिप मारनी है, जिस तरह हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे जान मारी है, वो इसलिए कि हम रिएक्ट सीख सकें। आज हम रिएक्ट पे जान मारेंगे वो इसलिए कि हम अगले फ्रेमवर्क सीख सकें। बात समझे या नहीं? तो समझो रिएक्ट पे हमने एकदम फोकस होके इस पे ग्रिप हासिल करनी है, क्योंकि अगले जितने भी फ्रेमवर्क हैं वो रिएक्ट पे बेस करते हैं। तो समझो अगर आप रिएक्ट आपको आती है, आप 2 दिन में नेक्स्ट जेएस सीख सकते हैं। आपको रिएक्ट आती है, आप 1 वीक में मोबाइल का कोड लिख सकते हैं। आपको रिएक्ट आती है, आप सेम डे में डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये पावर है रिएक्ट की। अगर आप रिएक्ट सीख लें तो आपको सब कुछ आ जाएगा। लैंग्वेज चाहे आप जावास्क्रिप्ट यूज करें या टाइपस्क्रिप्ट यूज करें, मैटर नहीं करता है। रिएक्ट जेएस के हमने कंसेप्ट सीखने हैं, तो इसके 10-12 कंसेप्ट हैं, कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट भी नहीं है। अगर हम वो अच्छी तरह ग्रिप हासिल कर लें तो हमारे लिए काम करना इंतहाई क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। बात समझे या नहीं? तो कोई अगर आपको पूछे कि आप रिएक्ट क्यों सीख रहे हैं, आप उसको जवाब दे सकते हैं या नहीं? और इसने कौन कौन सी पुरानी प्रॉब्लम को सलूशन दिया है? बात समझे या नहीं? तो इसलिए हम अब कोड प्लेन जावास्क्रिप्ट में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे? रिएक्ट जेएस में। तो इसका मतलब ये है कि हम एक ही फाइल के अंदर सारे का सारा कोड लिख रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि अब इसको हमें सीखना शुरू कर देना चाहिए, नहीं? तो सीखने का पहला असूल क्या है कि उसको हमें पहले रन करना सीखना है, यानी कि उसको चलाते कैसे।
फिर ही हम बाकी की चीज़ सीखेंगे ना। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे बनता है ये हमें सीखना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा, यहाँ से तो इसकी रनिंग जो है वो शुरू हो गई है। इंस्टॉलेशन के अंदर आएंगे, इंस्टॉलेशन गाइड के अंदर react.dev के अंदर इंस्टॉलेशन के अंदर क्रिएट रिएक्ट ऐप। अच्छा, अब जब ये रिएक्ट आई थी उस वक्त में रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना काफ़ी मुश्किल होता था। मुश्किल क्यों होता था कि कोई भी ऑटोमेशन नहीं थी, हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता था। हमें समझो कि 3-4 फाइलें बना के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करके हम रिएक्ट का कोड चला पाते थे। वेब पैक को कॉन्फ़िगर करते थे, बेबल को कॉन्फ़िगर करते थे और बहुत सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करके फिर हम रिएक्ट का कोड क्या करते थे, चलाते थे। अब चूंकि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और इसमें इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है कि मिलियन ऑफ डेवलपर इसमें कोड करते हैं, तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा आसान बना दिया, मज़ीद पहले से भी ज़्यादा आसान। तो 2025 में अगर हम रिएक्ट सीख रहे हैं तो समझे कि ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी। अच्छा, उसकी आसानी में इसका इंस्टॉलेशन गाइड भी आसान हो गई है कि इसको रन करना। वो कह रहा है कि आपने एक कमांड चलानी है। इवन देखो ये रिएक्ट के अंदर है और इसी में वो Next.js भी का भी बता रहा है। वो क्यों? क्योंकि वो कह रहा है Next.js इज अ रिएक्ट फ्रेमवर्क दैट टेक फुल एडवांटेज ऑफ रिएक्ट आर्किटेक्चर टू इनेबल फुल स्टैक रिएक्ट एप्स। तो Next.js भी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाता है, तो कहता है उसको रन करना है तो ऐसे आप कर सकते हो। अच्छा, हमने जो यूज करना है वो अभी हम Next.js पे तो नहीं डायरेक्टली जा रहे हैं। वो क्यों नहीं जा रहे हैं? वो इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले हम बेस अपना हाथ सेट कर लें रिएक्ट पे, फिर हम Next.js को लर्न करना शुरू करें। तो उसके लिए हम ये वाली कमांड यूज करेंगे। कोड में मैं आ जाता हूँ, एक दफ़ा ही कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए। हम इधर एक फोल्डर बना लेते हैं React.js का, उसके अंदर हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने एक कमांड चलानी है अगर आपने रिएक्ट का नया एप्लीकेशन बनानी है। कैसे? npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आगे ऐप का नाम। अब ऐप का नाम कुछ भी हो सकता है, क्या ख्याल है? माई ऐप, क्लास 01, क्लास 02, कुछ भी हो सकता है। हम उसका नाम रख लेते हैं माई ऐप। अच्छा, वो कह रहे हैं कि क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल नहीं है या लेटेस्ट वर्जन आ गया। मैंने यस किया, उसके बाद उसने इसको क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब ये क्या करेगा? क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या करेगा? ये रिएक्ट का एक बॉयलर प्लेट कोड दे देगा। बॉयलर प्लेट बोलते हैं एक रिएक्ट का चलता हुआ प्रोजेक्ट, हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट मुझे बना के दे देगा ताकि मैं उसमें अपनी कोडिंग करना शुरू कर लूं। और इंस्टॉलेशन वाला सारा काम कौन कर ले? React.js कर ले। सही है? तो अभी ये प्रोजेक्ट बना रहा है, तो हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे मैनेज करना। मेन टाइम ये प्रोजेक्ट बन रहा है, मैं आपको थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देता हूं। हम एक पैकेज मैनेजर यूज करेंगे जिसको हम npm बोलते हैं। इस पे हमने पहले डिस्कशन की हुई है। npm क्या है? अच्छा, npm एक पैकेज मैनेजर है जिसकी मदद से हम पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उसका मतलब क्या है? अब अगर लेट्स सपोज कि मैं एक ऐप बना रहा हूं,
उस ऐप में मुझे किसी भी पर्सन का थर्ड पार्टी कोड चाहिए, यानी जैसे बूटस्ट्रैप चाहिए या टेलमेंट यूज़ करनी है मैंने, तो उस बूटस्ट्रैप को मैं डाउनलोड करने के लिए ब्राउज़र पे जाता हूँ ना, तो मैं क्या लिखता हूँ ब्राउज़र से, मैं ब्राउज़र पे जाकर लिखता हूँ बूटस्ट्रैप डाउनलोड, ये लाइन आ जाती है। इसके अंदर मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं डाउनलोड पे क्लिक करके मैं इस फाइल को क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ, ऐसे ही। लेकिन ये काम करने के लिए मुझे ब्राउज़र पे जाना पड़ा है, मुझे वेबसाइट को ऑन करना पड़ा है, मुझे डाउनलोड का बटन ढूंढना पड़ा है और फिर मैंने डाउनलोड किया। ऐसे ही है या नहीं? ये स्टेप किए है ना मैंने, ठीक है। अब इन स्टेप को यूज़ करते हुए भी अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे अभी इसको कॉपी करना है बूटस्ट्रैप को, मुझे अपने प्रोजेक्ट में जाना है, मतलब जहाँ पे मैं कोड कर रहा हूँ वहाँ पे, लाइक मुझे यहाँ पे HTML, इस HTML फाइल में लगाना है इसको, वहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करूँगा, इसको अनजिप करूँगा, जिप करके फिर टैग करूँगा अपनी HTML के साथ, और फिर मैं इस बूटस्ट्रैप को क्या करूँगा, यूज़ करना शुरू करूँगा। तो अब समझो कि मैंने पांच इस तरह के फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना है, तो मुझे क्या क्या करना, 5 दफ़ा गूगल पे जाना पड़ेगा, 5 दफ़ा 5 वेबसाइटें खोलनी पड़ेंगी, 5 दफ़ा डाउनलोड करना पड़ेगा, और उस डाउनलोड शुदा कोड को अनजिप करना पड़ेगा, और फिर अपने प्रोजेक्ट में कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे है या नहीं? ऐसे ही है। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि मुझे 500 लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है या यूज़ करनी है, फिर क्या करना पड़ेगा? 500 वेबसाइटों में जाना पड़ेगा, 500 जिप डाउनलोड करने पड़ेंगे, 500 जिप अनजिप करने पड़ेंगे। मुश्किल है या नहीं? अगर यही मैं कहूँ कि आपको 10,000 करनी है, तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप वेबसाइटों पे जा के कोड इकट्ठा करें, डाउनलोड करें, चीज़ें चलाएं। समझ आई या नहीं आई? इस सॉल्यूशन के हल के लिए पैकेज मैनेजर आया, जिसको हमने बोला npm। ये क्या कहते हैं npm? ये कहता है कि अगर आपने कोई भी कोड पैकेज बनाया है, उस पैकेज को मेरे डायरेक्टरी के अंदर अपलोड कर दो, यानी उस कोड को एज एन मॉड्यूल मेरी डायरेक्टरी के ऊपर क्या कर दो, अपलोड कर दो। लाइक रिएक्ट वालों ने रिएक्ट बनाई है ना, तो वो npm पे अपलोड कर दें, बूटस्ट्रैप वालों ने बूटस्ट्रैप बनाई है तो वो npm पे क्या कर दें, अपलोड कर दें। उसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि वो कह रहे हैं कि आपको हर एक पैकेज की वेबसाइट पे जाना नहीं पड़ेगा। लाइक हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे गए थे ना डाउनलोड करने के लिए, वो कह रहे हैं आप बूटस्ट्रैप को इधर ही सर्च करें, आपको बूटस्ट्रैप मिल जाएगी, पता लग जाएगा कितने लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं पर वीक, एक वीक में कितने लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं, वीकली डाउनलोड आ गए, कौन सा वर्जन है, कितना साइज है उसका, और उसके अंदर कितनी टोटल फाइल्स हैं, कितने उसमें इशू आ रहे हैं, और लास्ट का पब्लिश हुआ था 1 साल पहले। और बूटस्ट्रैप कितनी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, यानी ऐसा हो सकता है ना, एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है और मैंने बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किया, तो मेरा सॉफ्टवेयर किस पे डिपेंडेंट है, बूटस्ट्रैप पे। तो वो कह रहा है कि बूटस्ट्रैप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ज़ीरो डिपेंडेंसी है इसकी। लेकिन बूटस्ट्रैप पे कितने लोग डिपेंडेंट हैं, 15,000 ऐसे पैकेजेस या लाइब्रेरीज हैं जो किस पे डिपेंडेंट हैं, बूटस्ट्रैप पे डिपेंडेंट है। तो ये सारा रिकॉर्ड मुझे क्यों मिल रहा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप वालों ने npm के ऊपर बूटस्ट्रैप को क्या किया है,
अपलोड किए। सही है। तो अगर अब मैंने बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है या मैंने टेलविंड का इस्तेमाल करना है और मैं फैसला करना चाह रहा हूं कि कौन सी लाइब्रेरी अच्छी है, तो मैं कैसे करूं? एनपीएम के कंपैरिजन से। कैसे कि मैं बूटस्ट्रैप के साथ यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके कितने डाउनलोड थे पर वीक? 4,7 लाख समथिंग, इसके 14 मिलियन। पर वीक इतने लोग इसको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट्स में क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। तो ये एनपीएम फिर हमें कंपैरिजन करने में भी क्या कर रहा है? मदद कर रहा है कि कौन सा पैकेज ज़्यादा पॉपुलर पैकेज है। और इसका साइज कितना है टोटल केबीज में? इसका साइज कितना है एमबीज में? इसकी फाइलें कितनी हैं? इसकी फाइलें कितनी हैं? इसके अंदर कितने इश्यूज चल रहे हैं? इसमें कितने चल रहे हैं? तो हर लिहाज से टेलविंड जो है बूटस्ट्रैप से बेहतर लाइब्रेरी साबित हो रही है। समझ आई बात या नहीं आई? आई ना? तो एनपीएम पैकेज मैनेजर हमें हेल्प करता है पैकेजेस को मेंटेन करने में। क्या करता है? पैकेजेस को मेंटेन करने में। और उनका अगर आपको 500 भी चाहिए ना, तो 500 के 500 पैकेज भी मैं बड़ी क्विकली इंस्टॉल कर सकता हूँ। वो कैसे? वो आते हैं। अब एनपीएम जब नोड मॉड्यूल हम इंस्टॉल करते हैं तो एनपीएम क्या करता है? ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। क्या होता है? जब हम नोड इंस्टॉल करते हैं तो एनपीएम भी साथ में इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे एनपीएम के नाम से, और उसमें मैं खोल लेता हूँ टर्मिनल, या ऐसा करते हैं इसको वीएस कोड में ही खोल लेते हैं सीधा। और यहाँ पे आके मैं कर लेता हूँ इसको ओपन। अगर आपके पास एनपीएम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लिखेंगे npm हाइफन वर्जन, अगर शो हो रहा है तो मतलब npm है। अब एक्चुअली npm की मदद से जो मैंने बूटस्ट्रैप जाके डाउनलोड की थी वेबसाइट से, हमने कहा था कि यार 500 करनी है तो कितनी मुश्किल होगा? बहुत ज़्यादा। उसका आसान तरीका क्या है कि मैं npm की मदद से विदाउट उसकी वेबसाइट पे गए, विदाउट उसकी जिप डाउनलोड किए, फिर उसको अपने प्रोजेक्ट में लाके पेस्ट करने के, मैं 1 मिनट में ये सारे काम कर सकता हूँ। वो कैसे? आपके पास एक कमांड होती है डेट इज कॉल्ड npm आई मतलब इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। मैंने सिर्फ ये लाइन लिखनी है, ये खुद ही बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके मेरे फोल्डर में क्या कर देगा? पेस्ट कर देगा। समझ आई या नहीं आई? रन करते हैं पहले, अभी बता दूं सारी गेम। अच्छा, अब मैंने रन किया तो क्या इफेक्ट आया? क्या इफेक्ट आया? 3 चीजें बन गई। कौन कौन सी? पैकेजेशन, पैकेज लॉग फाइल, नोड मॉड्यूल का फोल्डर। सिर्फ एक कमांड npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप चलाने से। अब हम अगर UI में जाएं, फाइल एक्सप्लोरर में npm में जाएं तो ये 3 फाइलें नजर आ रही हैं। नोड मॉड्यूल में जाएं तो यहाँ पे 2 फोल्डर बन गए हैं। बूटस्ट्रैप में जाएं तो उसके फर्दर फोल्डर बन गए हैं। CSS में जाएं तो यहाँ पे bootstrap.min.css और बाकी फाइलें सारी यहाँ पे आ गई।
ये अगर और जगह करना हो तो ये कमांड पास करनी पड़ेगी हमें, अगर ये और जगह करना हो तो हमें यही कमांड पास करनी पड़ेगी हर जगह। हाँ, जिधर भी जिस भी फोल्डर में करना है npm install bootstrap। अब अगर ये एक्चुअली ये क्या हुआ है, अगर मैंने लिखा है ना npm install bootstrap, तो समझो ये npm पे गया है, उसने वहाँ से उसका पैकेज को डाउनलोड किया है, मेरे पास नोड मॉड्यूल का फोल्डर बनाया, उसमें उसने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया इस पैकेज को। अब अगर इस पैकेज को मैं अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना चाह रहा हूं तो वो बड़ा आसान है। वो कैसे, अगर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ इंडेक्स डॉट, इसमें मुझे चाहिए होता ना, और यहाँ पे बेसिक HTML आ गई। अब मैंने यहाँ पे CSS को लोड करना है तो कैसे करूँ, स्टाइल का यार लिंक का टैग आएगा ना, नोड मॉड्यूल में जाके बूटस्ट्रैप में जाके डिस्ट में जाके CSS में जाके bootstrap.min.css लोड हुई या नहीं, हो गई। यही काम हम करते हैं ना जब मैनुअली भी डाउनलोड करते हैं, यही काम हुआ है, लेकिन एक कमांड से वो खुद ही सारा कुछ हो गया। मुझे वेबसाइट पे जाना नहीं पड़ा, मुझे इंस्टॉल नहीं कुछ भी करना, और उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा, अनजिप नहीं करना पड़ा। तो नोड मॉड्यूल में क्या होता है, हमारी जो लाइब्रेरी हम डाउनलोड करते हैं वो नोड मॉड्यूल में पेस्ट हो जाती है। अब वो npm ऐसा क्यों करता है, नोड मॉड्यूल में क्यों रखता है उसको, वो इसलिए वो कहता है कि बाकी आपकी ये देखो, वो कहता है यहाँ पे आपकी फाइलें होंगी, तो मैं अपने जितनी भी मैं चीज़ें डाउनलोड करूँगा वो हमेशा मैं किस में रखूँगा, नोड मॉड्यूल में, ताकि आपकी फाइलों में मेरी वाली फाइलें मिक्स ना हो, इस वजह से। जेसन क्या है, उस पर आते हैं। इतना समझ आ गया। अब अगर हमने एक और टेलमेंट CSS भी इंस्टॉल करनी है तो मैं कैसे करूंगा, या तो यहां लिख लें, या नाम नहीं आता तो npm पे जाके npm टेलमेंट CSS npm i लिख दें, या इंस्टॉल, एक ही बात है। ये टेलमेंट CSS को भी क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। और अगर हम अब जाके यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे कितने फोल्डर नज़र आ रहे हैं, टेलमेंट, बूटस्ट्रैप और पॉपर.js, 3 आ रहे हैं, पहले 2 आ रहे थे, सही है। अगर हमने एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो कैसे लिखें, npm इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम, जस्ट लाइक उसका नाम है मूवमेंट। तो अब मूवमेंट भी ऐड हो गया। ज़ाहिर सी बात है, इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा है ना, क्लाउड से, तो वाईफाई का होना जरूरी है। समझ आई। अच्छा, अब किसी भी पैकेज को आप डिलीट करना चाह रहे हो तो आपको मैनुअली जाके डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे npm अनइंस्टॉल पैकेज का नाम, जैसे बूटस्ट्रैप। अगर आप यहां पे आओ तो आप यहां पे आपको बूटस्ट्रैप नजर, तो यहां से बूटस्ट्रैप क्या हो गया, रिमूव हो गया। आप मोमेंट को भी रिमूव करना चाह रहे हो, मोमेंट ये भी रिमूव। टेलमेंट CSS को भी करना चाह रहे हो तो npm इंस्टॉल टेलमेंट CSS। समझ आई बात। अच्छा, अब ये 2 फाइलें क्या हैं, पैकेज लॉग जेसन और पैकेज जेसन, इसको हम स्टडी करना है। जो पैकेज जेसन फाइल है ना, उसके अंदर मेरे पैकेजेस की सारी रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अब देखो, मैंने अगर 500 पैकेजेस इंस्टॉल कर ली हैं तो उसका रिकॉर्ड कहीं पे मेंटेन होना चाहिए ना। वो जो फाइल है उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेज। अभी के लिए एक ही इंस्टॉल था तो एक ही आ रहा है। अगर हम इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप, तो इधर कितने हो जाने चाहिए, 2 पैकेजेस। अगर हम मोमेंट भी इंस्टॉल करते हैं तो कितने हो जाने चाहिए, 3 पैकेजेस। तो जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी किस किस प्रोजेक्ट पे है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। नंबर जो आ रहा है वर्जन है इसके, ये वर्जन है,
लाइब्रेरी बूटस्ट्रैप उसका वर्जन क्या है 5.3. लाइब्रेरी मूवमेंट उसका वर्जन क्या है 2.3.0.1. तो पैकेज जेसन एक ऐसी फाइल है जिसकी मदद से हमारा प्रोजेक्ट किस किस पैकेज पे डिपेंडेंट है उसका रिकॉर्ड हम वहां से देख सकते हैं। ऑटोमेटिकली नहीं होगा, हमें मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा। जब भी आप npm इंस्टॉल लिखेंगे, सिर्फ npm इंस्टॉल, तो वो उसको दोबारा से फ्रेश लेटेस्ट वाला इंस्टॉल करेगा। अब लेटेस्ट वाले करेगा, ये निशानी कैसे पता लगती है? ये एरो की मदद से। अगर प्रोजेक्ट में ये एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि लेटेस्ट वर्जन क्या करो, इंस्टॉल करो। ठीक है, तो npm इंस्टॉल अगर हम जब भी लिखेंगे तो वो लेटेस्ट वर्जन ही क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। अच्छा, अब पैकेजेशन का समझ आ गया आपको, जिसके अंदर हमारे पैकेजेस का क्या होता है, रिकॉर्ड पड़ा होता है कि कौन कौन से पैकेजेस हैं। पैकेज log डॉट जेसन फाइल, ये काफी लंबी फाइल होती है। ये किस चीज की फाइल है? ये क्या करती है कि अगर कोई पैकेज है रिएक्ट, जैसे हम कोई पैकेज ऐसा ढूंढते हैं, जैसे ये मिल गया SHA.js, ये कह रहा है कि ये वाला पैकेज के ऊपर 1400 लोग डिपेंडेंट हैं और इसकी दो डिपेंडेंसी हैं, मतलब इसके ये भी दो किसी पैकेजेस के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। पैकेज लॉग में क्या होता है, जिन लाइब्रेरी पे हम डिपेंडेंट हैं वो लाइब्रेरी जिन पैकेजेस पे डिपेंडेंट है उनके वर्जन लॉग हो रहे होते हैं। नहीं समझे? लाइक अगर हम SHA.js पे डिपेंडेंट है तो SHA.js जिन पे डिपेंडेंट है, आगे उनके आगे जिन पे डिपेंडेंट है, उनका रिकॉर्ड किस में होता है, पैकेज लॉग में। पैकेज जेसन में किन का रिकॉर्ड होता है, जिन पे हम डिपेंडेंट मतलब हम उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे होते हैं। वो आगे किन प्रोजेक्ट को यूज कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड किस में होता है, पैकेज लॉग फाइल। बात समझ आई है नहीं है? तो अगर हम SHA.js करेंगे तो ये दो जो इसके डिपेंडेंट हैं ये किस में आगे सेव हो जाएंगे, पैकेज लॉग में, और SHA.js किस पे सेव हो जाएगा, पैकेज जेसन में। ठीक हो गया? तो npm हमें हेल्प करता है पैकेजेस को मैनेज करने में, हेल्प करने में, इंस्टॉल करने में, अनइंस्टॉल करने में, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने में। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। हमने अभी एक प्रोजेक्ट बनाया है React.js का, उसका नाम रखा है माई ऐप। उसमें भी नोड मॉड्यूल बन गया है क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट रिएक्ट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि मैं रिएक्ट से प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूं ना। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो यहां पे देखिएगा कितने ज्यादा पैकेजेस पे रिएक्ट आगे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं कंट्रोल ऑल करके गेट इन्फो करूं तो 875 के हैं यहां पे फोल्डर्स हैं। तो समझो 875 लाइब्रेरीज चाहिए रिएक्ट को चलने के लिए। अब अगर हम npm का इस्तेमाल ना करते तो 875 हमें लाइब्रेरीज को क्या करना पड़ता, मैन्युअली उनकी वेबसाइटों से जा के डाउनलोड करना पड़ता। तो ये आसानी npm ने हमें दी है कि वो बैकग्राउंड में खुद ही सारी पैकेजेस को मैनेज कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है जो रिक्वायर्ड है मेरे कोड को चलने के लिए। सही है? तो हमारा प्रोजेक्ट बन गया है जो हमने बनाया था रिएक्ट वाला।